सोरियासिस में आयुर्वेद तथा पंचकर्मा का महत्व। आज हम चर्चा करेंगे सोरियासिस की, जिसको आयुर्वेद में एक कुष्ठा भी कहा जाता है, यानी एक प्रकार का कुष्ठ रोग। एक गंभीर समस्या हमारे समाज के लिए, जिसको कि एलोपैथिक सिस्टम में ठीक करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन आयुर्वेद में इसे कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है तथा इसे ठीक करने का व्यवधान भी है पंचकर्मा द्वारा। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो आओ जाने इस रोग के बारे में, ये किस प्रकार का होता है तथा कितने प्रकार का होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये किस प्रकार का होता है, इसके होने के कारणों का हम जानकारी हासिल कर लें। तो आयुर्वेद में हर चीज़ के पीछे रहन सहन, खान पान, हमारी मन की अवस्था, ये सब मानी जाती है। यानी हमारा जो खान पान है वो अगर अच्छा नहीं है तो आयुर्वेद ये मानता है कि आम की उत्पत्ति होगी, टॉक्सिसिटी की उत्पत्ति होगी, यानी कि ऐसा पदार्थ पैदा होगा जो कि कारण बनेगा इस प्रकार के रोगों के लिए। इसको मन से भी जोड़ा गया है। मन आज की साइंस में जैसे कहते हैं कि साइकोसोमैटिक रीजंस, यानी कि ऐसे रीजंस, यानी कि किसी को कोई स्ट्रेस हुआ, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई तो उसके कोशिकाओं तक भी उसका प्रभाव चला गया। तो आयुर्वेद तो शुरू से ही इसको मानता है, वात पित्त कफ के सिद्धांत पे शुरू से ही रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दोष हैं वो बढ़ जाते हैं और ये रोग में परिवर्तित हो जाते हैं। जेनेटिक रीज़न भी इसके ऊपर स्टडी किया गया है कि जीन्स भी एक बहुत बड़ा कारण है, यानी कि जेनेटिकली भी ये प्रभावित होता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये कॉन्टेजियस है? तो ये कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं है। अब क्या इसके लक्षण है और क्या कितने प्रकार का है, ये हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आयुर्वेद, जैसे कि मैंने बताया कि दोषों की वृद्धि होने की वजह से, यानी दोष कौन कौन से, वात पित्त कफ। तो आयुर्वेद कहता है कि ये वातज भी होता है, पित्तज प्रधान भी होता है, कफ प्रधान भी होता है और त्रिदोषज भी होता है, यानी कि तीनों दोष इसके अंदर आ गए। अब इसमें जो लक्षण है ये क्या होते हैं, मतलब लक्षण, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे भी ये लक्षण तो चलो होते से होते हैं, तो इसकी लक्षणों की उत्पत्ति क्यों होती है, ये लक्षण ऐसे क्यों होते हैं। तो आप सबको ये मालूम होगा कि हमारे त्वचा में स्वेदवाह ग्रंथियाँ होती हैं, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि कुछ स्रोत होते हैं जो हमारे पसीने को बनाते हैं, उसे शरीर से निकालते हैं, और वो एक बहुत बड़ा हमारी शरीर को साफ़ करने का एक जरिया है। तो इसमें क्या होता है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, किसी किसी जगह पे तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और किसी किसी जगह पे वो बिल्कुल ही डिमिनिश्ड हो जाते हैं, यानी ख़त्म ही हो जाते हैं। इसको एक स्टेज कहते हैं एंड ए हाइड्रोसिस हो जाना, और जो कि आगे ड्राइनेस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो वात बढ़ गया, वात बढ़ने से ड्राइनेस आई, यानी कि रुक्षता आ गई। रुक्षता एक बहुत बड़ा वात का संकेत है। तो इसमें क्या होता है कि इनटॉलरेंस ऑफ हीट हो जाता है, इनटॉलरेंस ऑफ हीट हो जाएगा, यानी हीट बर्दाश्त नहीं होगी। त्वचा जो है ना स्केली हो जाती है, मछली की तरह, जैसे मछली के ऊपर स्केल्स होते हैं, ऐसे ही त्वचा हमारी हो जाती है। और इसको एक हाइपर केराटिनाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि मॉलिकुलर लेवल पे, सेल लेवल पे स्टडी की गई है
और इसका कारण जो है वात का बढ़ जाना। तो ये सारे लक्षण जो हैं इसके अंदर हमें मिलते हैं। तो अब इसका क्या है कि जिस तरह से लक्षण होते हैं, जिस तरह से दोष बढ़ते हैं, उसी तरह से पंचकर्मा में इसका इलाज भी है। अब मान लो वात प्रधान है, यानी कि वायु ज़्यादा, यानी ड्राइनेस ज़्यादा है, रुक्षता ज़्यादा हो रही है, तो पंचकर्मा में इसका व्यवधान ये है कि अगर हम इसमें घृत पान करें, हम ऐसे पुराने टाइम में आप भी सुनते होंगे कि घी पिलाया जाता था रुक्षता को ख़त्म करने के लिए, तो ऐसे इसमें भी घृत पान का एक जो है बहुत बढ़िया रोल है। और जो घृत पिलाया जाता है वो एक औषधि युक्त घृत होता है, वो सिंपल घृत नहीं होता, मेडिकेटेड घी होता है। इसमें वैसे ज़्यादातर पंचतिक्त घृत का व्यवधान है, तो उसको पिलाया जाता है। और अगर मान लो पित्त प्रधान दोष है, यानी कि अगर पित्त इसमें बढ़ गया हुआ है, सोरेसिस जो है पित्त टाइप का है, तो उसमें हम विरेचन कर्म कराते हैं। विरेचन में आगे बताएंगे कि कैसे क्या होता है, उसका आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में पूरा का पूरा। और अगर ये कफ प्रधान है तो इसमें हम वमन का जो है वमन का प्रयोग करते हैं, यानी वमन एक मेथड है कफ को, एक्स्ट्रा कफ को निकालने के लिए। तो इस सब करने से पहले हम मान लो अगर हमने किसी को पंचकर्मा कराना है, देना है, तो हम उससे पहले क्या करते हैं कि कुछ उसके लिए पूर्व कर्म किए जाते हैं। पूर्व कर्म क्यों किए जाते हैं? हम तैयार कर रहे हैं, हम एक तरह से शरीर को तैयार कर रहे हैं। जैसे आम दोष को नष्ट करना है, जैसे पूर्व कर्म में कहते हैं आम दोष को नष्ट करना, यानी कि जो टॉक्सिन्स पैदा हो चुके हैं उसको नष्ट करने के लिए, यानी कि जो चीज़ पैदा हुए हुए हैं पहले उनको नष्ट किया जाएगा, फिर उनको निकाला जाएगा, यानी और पैदा ना हो, ये हमें इसकी तैयारी करेंगे। तो पूर्व कर्म में हम क्या करेंगे कि हम जो है दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करेंगे, जहाँ कि हमारा जो है वो और ज़्यादा आम जो है वो पैदा ना हो, और जो बड़ा हुआ है उसको हम आगे निकाल दें, यानी कि हम एक तो हम पैदा भी ना होने दें और एक हम जो बड़ा हुआ है उसको निकाल दें। ये हमारा कंस्ट्रेंट रहता है, ये हमारा मेथड है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे दीपन पाचन औषधियों में जैसे त्रिकटु का चूर्ण आता है, चित्रकादि वटी आती है, ऐसे मतलब दीपन पाचन जो कुछ औषधियाँ हैं जो कि हम प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ फिर हम स्नेहपान भी उसको दे देते हैं। स्नेहपान करते ही क्या होता है जी, स्नेहपान करते ही साथ के साथ ही वात का शमन हो जाता है, यानी जो फालतू वायु है वो बढ़ी हुई साथ के साथ ही जो है सबसाइड हो जाती है, शामित हो जाती है, शमन हो जाता है उसका। और उससे क्या होता है, इमीडिएटली स्केलिंग एंड ड्राइनेस जो है वो दूर हो जाती है। यानी अगर हम उस घृत पान तो हम करेंगे, हम उसके ऊपर लोकली अप्लाई भी कर सकते हैं, अभ्यंग भी कर सकते हैं। उसका अभ्यंग करने से क्या होगा, वो घी जो है अगर हम अभ्यंग करेंगे उसके ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा कि वो जो ड्राइनेस है वो साथ के साथ जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और फिर उसके साथ हम इसमें एक स्टीम बाथ का प्रयोग भी करते हैं, यानी स्टीम बाथ भी हम दे रहे हैं। तो स्टीम बाथ में हम क्या कर रहे हैं, स्टीम बाथ करने से हमें क्या लाभ हो रहा है, स्टीम बाथ से हमें ये लाभ हो रहा है कि जैसे हमने पहले बताया कि स्वेदवाह जो स्रोत हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए, तो स्टीम क्या करेगी, उस ऑब्स्ट्रक्शन को खोल देगी, उस ऑब्स्ट्रक्शन को बिल्कुल हटा देगी। यानी कि हमने अपने पूर्व कर्म के अंदर ही काफ़ी हद तक इसको कवर कर लिया, काफ़ी हद तक हमने इसको ठीक कर लिया। यानी अगर हमने सर्वांग स्वेद दिया तो हमने क्या किया, उसको ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दिया, स्वेट ग्लैंड्स को हमने मूवमेंट दे दी। अगर मान लो स्वेट ग्लैंड्स को मूवमेंट दे दी तो कहते हैं ना कि एक्सक्रीट करने से सारा हमारा जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं, तो वो हमने निकाल दिए। तो इसके बाद आता है हमारा प्रधान कर्म, यानी प्रधान कर्म में हमें क्या करना है। प्रधान कर्म में जैसे पहले बताया कि वमन कफ की स्थिति में होता है और विरेचन पित्त की स्थिति में होता है। ठीक है, तो अगर किसी को कफ प्रधान सोरियासिस है तो उसमें हम वमन कराएंगे। वमन में क्या होता है, हम इसमें मेडिकेटेड जो घी पिला के हम उसका जो है वोमिट कराते हैं उसको, ताकि वो जो एक्स्ट्रा वाला जो कफ है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद अगर मान लो पित्त प्रधान है तो हम उसमें विरेचन कर्म कराते हैं। अब विरेचन कर्म की जो
स्पेशलिटी है इस बीमारी के अंदर, इस रोग के अंदर, कि विरेचन कर्म जो है वैसे तो पित्त दोष के अंदर ज़्यादा ही नहीं, पित्त प्रधान सोरियासिस में होता है, लेकिन ये वात और कफ को भी कवर कर लेता है, उसको भी शमन कर देता है, उसको भी ख़त्म कर देता है। यानी कि विरेचन एक बेहतरीन रिजल्ट देता है। विरेचन के इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, जैसे जैसे हम विरेचन करते चले जाते हैं बीमारी निकलती चली जाती है। होता क्या है विरेचन के अंदर, विरेचन के अंदर क्या होता है कि हम औषधि पिलाएंगे, औषधि पिलाएंगे तो उससे क्या होगा, एक मेडिकेटेड परगशन होगा, यानी कि जो उसके मल है, यानी कि उसके जो मोशंस हैं, जो कि हम निकाल रहे हैं, हम कैसे निकाल रहे हैं, हम एक दवाई पिला रहे हैं, वो अंदर से सफाई करती हुई, टॉक्सिन्स को निकालती हुई मल के थ्रू शरीर से बाहर निकाल रही है। यानी कि हमने पूरी प्रक्रिया शुरू से लेके अब तक, पूर्व कर्म से लेके प्रधान कर्म तक हमने क्या की, टॉक्सिन्स को निकाला। यानी अगर हमारे टॉक्सिन्स ही निकल गए तो हमने काफ़ी हद तक अपने इस प्रॉब्लम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जो कि एक बहुत बड़ा वरदान है आयुर्वेद के अंदर, कि ऐसी ऐसी स्थिति में, ऐसी एक बहुत बड़ा वरदान है ये किसी भी पैथी के अंदर नहीं मिलता, कि एक टॉक्सिन्स को निकाला जाएगा पहले, उसके बाद फिर हम आगे की दवाई के बारे में सोचेंगे। तो हमने क्या किया, पूर्व कर्म किया और प्रधान कर्म किया, अब इसके बाद है पश्चात कर्म। यानी अगर हमने सब कुछ क्लियर अप कर दिया, अब शरीर को ज़रूरत है पश्चात कर्म की। पश्चात कर्म में क्या करेंगे, हम उसका संसर्जन कर्म करेंगे, दीपन पाचन करेंगे, हम उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। यानी कि हम ऐसा उसको जो है औषधियाँ प्रदान करेंगे, उसको हम ऐसा सिस्टम प्रदान करेंगे जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो ये एक मतलब कितना बढ़िया मेथड है आयुर्वेद के अंदर, एक बहुत बड़ा वरदान है पंचकर्मा, कि हम पश्चात कर्म के अंदर उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं, बीमारी को जड़ से भगा रहे हैं। तो ये एक, अभी तो हमने दवाई नहीं दी, अभी तो हम दवाई आगे शुरू करेंगे, तो उसके बाद हम मेडिसिन के ऊपर डालेंगे तो वो बीमारी फिर देखिए कहाँ जाएगी, वो ख़त्म ही हो जाएगी। अब इसमें हम कुछ चर्चा करेंगे कुछ घरेलू औषधियों की, भाई चलो कुछ घरेलू भी हम क्या कर सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि अब सब लोग एकदम से सेंटर पे आ जाएंगे, या हम घरेलू भी तो कुछ कर सकते हैं। मान लो हमें कुछ लक्षण मिले, हम घर पे क्या करें। घर पे आप थोड़े थोड़े, आप सबने एक अरंडी का नाम सुना होगा, अरंडी सबने सुनी होती है, अरंडी लगी भी होती है। तो अरंडी की मूल यानी अरंडी की जो जड़ है वो आप ले लो, उसका काढ़ा बनाओ, काढ़ा बना के, उसका कलक बना के, काढ़ा बना के, उसको तेल की भावना दे के पका के, उस तेल का प्रयोग अगर आप अप्लाई करेंगे, उसको उसके ऊपर लगाएंगे, तो आपको बिल्कुल चमत्कार जैसे, कुछ ऐसे रहने से चमत्कार हो गया, कुछ रिजल्ट मिलेंगे कि वो आपको स्केलिंग, उसकी जो बीमारी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आपको दिखेगी। और ऐसे ही आपने गिलोय का नाम सुना होगा, गिलोय का प्रयोग, नीम की छाल, नीम की छाल जो है बहुत ही बढ़िया काम करती है। अमलतास का नाम सबने सुना होगा। इसी प्रकार से वो तेल जो है आप तैयार कर लो, तो उस तेल को भी आप प्रयोग कर सकते हो। ऐसे सरसों का तेल है, अब सरसों का तेल तो इतना बढ़िया है कि आप उसको पीते हो तो वो भी आपकी बीमारी को ख़त्म कर देता है। सरसों का तेल इतना बढ़िया है, लेकिन ये एक शर्त है कि सरसों का तेल बढ़िया वाला होना चाहिए, मिक्सिंग वाला नहीं होना चाहिए। तो सबको पता है कि आजकल मिक्सिंग वाले तेल भी आता है, लेकिन मिक्सिंग वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हरड़ का प्रयोग, हरड़ सबने सुनी हुई है। हरड़ तो एक तरह से एक हर बीमारी के लिए कामयाब है। हरड़, हरड़ का प्रयोग करो, वायुडंग का प्रयोग करो, वायुडंग बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से हम सोरियासिस के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम सोरियासिस को हटा सकते हैं। और मेरे भाइयों, मेरे सब, जो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सबको ये जानकारी दो ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। कुछ अगर हमारे पास सेंटर पे आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ सकते तो इसके बारे में सबको इसके विषय में बताएं, ताकि जो कुछ भी कोई कर सकता है उसके बारे में करें। इससे हारने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक की जा सकती है, इससे हारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत परेशानी होती है इसके अंदर, लेकिन इससे हारने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक की जा सकती है। और आप सबको हमारा यहाँ पे नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सेंटर का एड्रेस भी है, अगर आप हमारे से संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप आना चाहें तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर आइएगा, क्योंकि फ़ोन नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें, उतना सबका भला हो सके।
यही हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद।